वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया था कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन होते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाए जाते हैं। इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। मैंने बताया था कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स वही एनिमल हैं जिनके अंदर हम लोग जीन मैनिपुलेशन कर देंगे या उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे। तो जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम लोग, जीएमओ बोलेंगे, तो सिमिलरली ये जो टर्म है ट्रांसजेनिक, अब वो जो जीन ट्रांसफर करी है, सपोज करो आपने एक कोई भी XYZ जीन थी, वो बाहर से किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म से ली और किसी एनिमल के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस जीन को हम लोग ट्रांस जीन कहते हैं। और वो एनिमल्स जिनके अंदर ट्रांस जीन ट्रांसफर करी गई उन्हें हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका था और उसको लिखवाया भी था। और मैंने ये भी चीज बताई थी कि आज तक हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाया है। जैसे हमारे माइसेस को हम लोग ट्रांसजेनिक बना चुके हैं, पिग्स को, शीप को, काऊ को, उसके अलावा फिशेस को, हम इन सारे एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बना चुके हैं। और इन एनिमल्स में से 95% ऐसे, मतलब जो टोटलिटी की अगर बात करूं तो टोटलिटी में 95% हमारे माइसेस हैं जो ट्रांसजेनिक बने अब तक। और इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से हम लोग इनको यूज कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल को। तो उसमें मैंने आपको कई तरीके की टेस्टिंग बताई थी। मैंने बताया था कि जैसे वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग करनी है, वैक्सीन की सेफ्टी के लिए, तो हम लोग एनिमल मॉडल लेते हैं और एनिमल मॉडल के तौर पे ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स ही हैं जिनको यूज किया जाएगा। उसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ना है, ग्राफ्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो हम नॉक्ड इन नॉक्ड आउट माइस बना देते हैं। उसके अलावा अगर हमें किसी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी है, मतलब कोई आपने कॉस्मेटिक कंपाउंड बनाया और उसको देखना है कि हाँ इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स और एक एक करके हम लोग इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इन ट्रांसजेनिक एनिमल का, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट की बात करता हूं, बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। तो देखिए, बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सबसे पहला जो बेनिफिट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। दूसरा जो बेनिफिट होता है इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने का, वो है टू स्टडी कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज। टू स्टडी contribution of genes in development of disease। ठीक है जी, तो दो हमारे ये बेनिफिट हो गए। तीसरा इसका जो बेनिफिट हमें पढ़ना है वो है किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को हम बनवा सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। चौथा जो हम स्टडी करेंगे वो है वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। एंड फाइनल, जिसे हम लोग, जो मैंने आपको कॉस्मेटिक्स वाला बोला था, उसे हम लोग केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग कहते हैं या टॉक्सिसिटी टेस्टिंग कहते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग या टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। एंड फाइनली हम लोग इन्हें ट्रांसप्लांटेशन स्टडीज में भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज देम इन ट्रांसप्लांटेशन
स्टडीज। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको लिखे हैं, ये सब के सब बेनिफिट्स हैं। अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं तो उनसे ये बेनिफिट लेते हैं। अब सबसे पहला जो आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा है टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इनके अंदर जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं, इन ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जीन्स किस तरीके से रेगुलेट होती हैं और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में उन जीन का क्या रोल है। मतलब जैसे सपोज करो हमें ये पता करना है कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर ड्यूरिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैंने बताया था आपको 50% जो डिस्कवर्ड जीन थी उनके फंक्शन हमें अब तक अननोन है। अब आपको कोई एक नई जीन पता चली ह्यूमन बॉडी में, यू लोकेटेड दैट। अब आप जानना चाहते हो कि उस जीन का फंक्शन क्या है, वो तो जान लो, मतलब आपको उसका फंक्शन अननोन है, मतलब वो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बॉडी के अंदर। तो आप क्या करोगे, आप उस जीन को वहां से आइसोलेट करोगे और उसको आइसोलेट करके माइस के अंदर डाल दोगे। तो माइस के ऊपर देखना है कि क्या चेंजेस आते हैं, मतलब या तो वो कुछ पॉजिटिव बेनिफिट दे रही होगी, कुछ नया फंक्शन लेके आएगी, या वो कुछ ना कुछ वहां पे चेंज कर देगी, मतलब कोई डिजीज अगर करेगा। जैसे बहुत सारी ऐसी जीन्स है हमारी बॉडी के अंदर जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करती हैं या किसी एंजाइम के लिए कोड करती हैं, और अगर वो जीन म्यूटेट हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर बन जाते हैं, जैसे फिनाइलकीटोनूरिया आपको बताया था मैंने। तो वहां पे क्या हुआ था कि वो जो जीन थी जो फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए कोड कर रही थी, तो वो नहीं, वो म्यूटेट हो गई, मतलब वो वहां पे नहीं रही, तो उसकी वजह से फिनाइलकीटोनूरिया डिजीज बन रहा था। सिमिलरली एक डिजीज और बताया था मैंने आपको मैं आपका एक और एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म कंडीशन क्या होती है कि मेलानिन को कोड करने वाली जीन है वो नहीं रही। तो कैसे पता चला, जब तक उसकी बॉडी का जो पिगमेंटेशन है, जो सिम्टम्स है, जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा ना उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है। तो अब कोई जीन है उसका फंक्शन पता नहीं चल पा रहा है, अब उस फंक्शन के मतलब वो जो जीन है वो क्या रोल कर रही है, किस फंक्शन को रेगुलेट कर रही है, और अगर वो जीन नहीं रहती है तो क्या बॉडी फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये सब पता करना है। तो हम लोग इन ट्रांसजेनिक माइसिस को बनाते हैं और किसी जीन को किसी माइस के अंदर डाल देते हैं तो उसे नॉक्ड इन माइस कहते हैं। जैसे अगर मैंने कोई बाहर से जीन ली और ये एक माइस है, ठीक है, और इस माइस के अंदर मैंने इस जीन को डाल दिया, ये डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और इसको मैंने इस माइस के अंदर डाल दिया, तो इस माइस को मैं क्या कहूंगा, नॉक्ड इन माइस कहूंगा, नॉक्ड इन माइस कहूंगा। और सपोज करो कोई जीन है, उसका रोल पता करना है आपको कि उसकी बॉडी में क्या रोल किएगा, तो उस माइस की बॉडी से उस जीन को बाहर वापस निकाल दो। तो ऐसे माइस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉक्ड आउट माइस कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉक्ड आउट माइस कहेंगे। तो ये जो नॉक्ड इन और नॉक्ड आउट माइसेस हैं, ये क्यों तैयार किए जा रहे हैं, किसी भी जीन का क्या रेगुलेशन है और बॉडी फंक्शन में उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उसे पता करने के लिए हम लोग इसे ट्रांसजेनिक बनाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ ना कि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको स्टडी करना है, और क्या डेवलपमेंट में किसी जीन का रोल है उसे पता करना है। तो ये हो गया। फिर दूसरा पार्ट लिखा हुआ है द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। मतलब अगर कोई जीन हमारी बॉडी में नहीं रही तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज कॉज हो सकता है। मतलब कोई नॉर्मल फंक्शनल जीन म्यूटेट हो जाए तो उसके बाद बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारी बहुत सारी जो स्टडीज होती हैं उसमें काम आता है। मतलब जितने हमारे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर चल रहे हैं या जितने भी हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उन सब को स्टडी करना है तो इन माइसिस को यूज किया जाएगा एज अ मॉडल, और मॉडल के तौर पे यूज करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे। फिर तीसरी चीज बता रखी है आपकी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि एक काऊ बनाई थी जिसका नाम रोजी था। अब वो जो रोजी काऊ थी वो खास किस लिए थी, मतलब ऐसा क्या खास था उस रोजी काऊ के अंदर। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी मदर की डेथ हो जाती है, या मदर अलाइव भी है लेकिन उनके अंदर लैक्टेशन इंड्यूस नहीं हुआ,
मतलब शी इज नॉट एबल टू फीड हर न्यू बॉर्न, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा कि वो बच्चा है उसको क्या नाम है प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो हम इस चीज को कैसे मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं इस इश्यू को? तो इसको इश्यू को रिजॉल्व करने का एक ही उपचार था कि जो ह्यूमन के अंदर मिल्क को प्रोड्यूस करने वाली जो जीन थी या जो मिल्क कोडिंग जीन थी, उस जीन को काऊ के जीनोम में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब काऊ के अंदर वो जो जीन इंट्रोड्यूस हो गई, तो जो काऊ मिल्क था उसके अंदर ही जो ह्यूमन प्रोटीन वाली जो मिल्क है वो बनना शुरू हो गया। मतलब काऊ मिल्क में और ह्यूमन मिल्क में अंतर एक ही लेवल पे आता है, वो है एक प्रोटीन जिसका नाम है ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन। वो जो लेक्टा एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो हमारी काऊ मिल्क में एब्सेंट होती है, आपकी मदर मिल्क जो ह्यूमन फीमेल मिल्क है उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या किया कि वो जो अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन जो लैक कर रही थी काऊ, उसी जीन को हमने काऊ के अंदर डाल दिया, उसी को हमने काऊ के अंदर डाल दिया। काऊ मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और उसी के अंदर जो ह्यूमन प्रोटीन है वो भी आ रही है, और उसमें प्रोटीन का भी कंटेंट बढ़ गया। 2.4 ग्राम पर लीटर जो प्रोटीन है वो उस मिल्क के अंदर आ रही है। तो ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए अल्टरनेटिव मिल्क सोर्स है और एक कंप्लीट डाइट होती है न्यूबॉर्न के लिए। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स जिनको हम यूज करके बहुत सारे डिसऑर्डर्स को मतलब ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ह्यूमन इंसुलिन तो बता ही दिया, ह्यूमन इंसुलिन हमने बैक्टीरिया के साथ बनाया था ना, बैक्टीरिया की मदद लेके बनाया था। तो वो क्या था, ह्यूमन इंसुलिन क्या था, एक तरीके का हार्मोन था। हार्मोन भी तो एक प्रोटीन के नेचर होते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे बहुत सारे एंजाइम जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन उसको बनाया। मतलब हम क्या करेंगे, उसकी जीन को अदर एनिमल की बॉडी में डाल देंगे और बॉडी के अंदर जब वो एंजाइम बनेगा तो उसकी बॉडी से उसे कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक लाइव बायोरिएक्टर आपके साथ रह रहा है। आपने क्या किया, एक एनिमल को ही उसकी बॉडी को ही बायोरिएक्टर बना दिया, उसकी बॉडी के अंदर ही आप उस प्रोडक्ट को तैयार करवा रहे हो और वहां से आइसोलेट कर रहे हो। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन भी एक ऐसा प्रोडक्ट है या एंजाइम है जिसको एम्फीसीमा नाम के डिजीज को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम पढ़नी है। सिमिलरली अब भाई वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग करनी है। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग करनी है कि आपने कोई वैक्सीन तैयार की, अब डायरेक्टली ह्यूमन ट्रायल तो अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको बोला भी जाएगा कि यार ये जो वैक्सीन है ये सेफ है या नहीं है, आप ह्यूमन यूज में इसे ले सकते हो और नहीं ले सकते हो। अच्छा एक बात और कि माइसिस को ही क्यों किया जा रहा है इतना ज्यादा, अदर एनिमल को क्यों नहीं टारगेट कर रहे? सबसे पहली बात तो माइस एक मैमल है, तो होस्ट मशीनरी जो होती है हमारी और माइसिस की वो कॉमन होगी क्योंकि वी आर आल्सो मैमल्स। अब माइसिस, अब बोलोगे मैमल तो और भी हैं, लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था जो भी ऑर्गेनिज्म शॉर्ट लाइफ स्पेन रखता हो, जैसे पी प्लांट के लिए बताया था, ड्रोसोफिला के लिए बताया था, जिसका भी छोटा लाइफ स्पेन होगा। अब एलिफेंट को उठा के रख लो, अब एलिफेंट का जेस्टेशन ही चल रहा है, अब उसकी प्रोजेनी के ऊपर ही आप इफेक्ट देख सकते हैं, 21 महीने का होता है, ठीक है। अब उसका लाइफ स्पेन भी बहुत बड़ा है। तो माइसिस का लाइफ स्पेन जनरली बहुत छोटा होता है, और दूसरी बात साइज में छोटे होते हैं। तो आप जिस भी सरफेस पे अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो वहां पे आपको कोई डाइसेक्शन करना है या उसका पोस्टमार्टम करके उस ड्रग की या केमिकल की मेटाबॉलिक पाथवे को स्टडी करना है कि वो उसकी बॉडी पे क्या टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम लोग इन एनिमल्स को इजीली डाइसेक्ट करके देख सकते हैं। तो इसीलिए माइसिस को यूज करा जाता है, प्रेफरेबली साइज भी छोटा है, लाइफ स्पैन भी छोटा है, और साथ में इनकी प्रोजेनी भी जल्दी हो जाती है, जल्दी जल्दी इनकी मैच्योरेशन हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज जल्दी आ जाता है। तो ये सारे कारण हैं कि माइसिस को यूज किया जाता है, और ऊपर से मैमल भी है तो माइसिस को इसलिए ज्यादा यूज किया जाता है। 95% मैंने बताया ना आपको, जितने एनिमल मॉडल यूज होते हैं उन 95% माइसिस यूज होते हैं, ठीक है जी। अब वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग में मैं बता रहा था आपको कि कोई वैक्सीन बनाई, अब वैक्सीन एकदम तो आप देखो शॉर्ट टर्म इफेक्ट में तो वो सही कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट में वो आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन जो पहले एनिमल से निकाली जाती थी
मतलब वो थोड़े टाइम तक तो सही था, वो बॉडी के अंदर कुछ नहीं कर रही थी, मतलब जो डायबिटीज वाले सिम्टम्स थे उनको इरेडिकेट कर रही थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन कि वो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी या एलर्जिक रेस्पॉन्सेस रिएक्शन शो करने लग गई। तो सिमिलरली अब हम कोई वैक्सीन ले और वैक्सीन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए तो हमें सही करे, बाद में वो हमारी बॉडी में किसी और नई डिजीज को लेके आ रही है, तो हमें वो नहीं करवाना। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म माइसिस के ऊपर उन्हें यूज करके देखेंगे। तब जब वहां से हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई डिजीज यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम उन्हें जो है ह्यूमन ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। फिर जब वहां पे भी सक्सेसफुल हो जाएंगी सारी चीजें, तब वो चीज क्या नाम है आपकी कमर्शियलाइज की जाएगी और जो पब्लिक है, आम आदमी है, उनके बीच में उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग या टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। भाई आज की डेट में पता नहीं कितने यार, कितनी कंपनी है और कितने प्रोडक्ट हैं जो कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो उन सब को बना तो दिया, अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो उसमें, जैसे हर चीज क्या होती है ना बेटा, हर आदमी ये चाहता है कि कम समय में अंबानी बन जाए। तो कई बार क्या होता है कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी उनमें यूज कर लिए जाते हैं। अब केमिकल यूज तो कर लिए भाई, वो अपने अपने नए नए फॉर्मूला लेकर आते हैं कि भाई ये हमारी स्किन में निखार लेकर आएगा, ये हमारे जो है बालों की स्केल्स को सुधार के रखेगा, और ये हमारे पता नहीं क्या क्या, वो पता नहीं कौन कौन सी फेयरनेस क्रीम है जो मार्केट में चल रही है। अब सब अपने अपने नए नए नुस्खे लेके आ रहे हैं, सब अपने अपने जो है फॉर्मूले लेके आ रहे हैं, सब अपने अपनी चीजें लेके आ रहे हैं। अब सब ऐसी बना के बेचने लग जाए चीजों को, तो आम आदमी तो मर जाएगा। तो उसके लिए भी एक कमेटी बनी हुई है जो इन सब चीजों को टेस्ट करती है। तो इनको उनके पैरामीटर्स पे फुलफिल करना पड़ता है, तब जाके वो अपनी क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में। तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या करा जाएगा, पहले देखा तो जाएगा कि यार, और सबसे पहली बात तो कोई प्रोडक्ट बन भी रहा है तो उसकी पहले इनिशियल स्टेज भी होती है। मतलब कोई क्रीम फाइनल बनी तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देखा होगा, लगा के उसको टेस्ट करके देखा कि अच्छा इसका ये असर आ रहा है, ठीक है। और उसके सपोज करो उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स थे, वो जो माइस के ऊपर उसने अप्लाई किया, वो माइस सड़ने लग गया उससे लगा के, मतलब उसकी बहुत पेनफुल डेथ हुई। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करा, मॉडिफिकेशन करते 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 ये फाइनल प्रोडक्ट आया, ठीक है। तो उसमें जब फाइनल प्रोडक्ट बना, उस बीच में जितनी सीरीज में प्रोडक्ट बने उन सबसे कितने हजार माइसेस मरे होंगे जिनके ऊपर वो टेस्ट किया होगा। तो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग मतलब जो फीमेल्स यूज करती हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हम लोगों की सुंदरता के चक्कर में कितने सारी जानें कुर्बान हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब बुरा मत मानना मेरी बात का, वहां पे इतने सारे माइसिस होते हैं जिनको मार दिया जाता है, जिनके ऊपर टेस्टिंग होती है, इतने सारे एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर टेस्ट की जाती है सब चीजें, और उसके बाद फाइनली वो मार्केट में आती है और बेची जाती है। उसको बड़े बड़े सुंदर मॉडल्स उसको जो है बेचने के लिए एड्स आते हैं टीवी पे, ये फेयरनेस क्रीम, ये फलान क्रीम, और ये ढिकान क्रीम, और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। लेकिन ट्रुथ रियलिटी कुछ और है। तो उन सब को टेस्ट किया जाएगा माइसेस के ऊपर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर, और साथ में ट्रांसप्लांटेशन स्टडीज। ट्रांसप्लांटेशन स्टडीज कैसे करी जा सकती है, देखिए आप लोगों ने ये सुना होगा लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, अब तो हार्ट का भी ट्रांसप्लांटेशन होने लग गया, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो ये सारी चीजें ट्रांसप्लांट होती है। लेकिन एक खास बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इजी बात है, लेकिन किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो हमारी इम्यून सिस्टम है, देखो इवन आपने टिश्यू टाइपिंग भी कर दी, मतलब आपने टिश्यू टाइपिंग भी कर ली, आपने ये भी देख लिया कि टिश्यू का नेचर बिल्कुल सेम है जिस भी डोनर से आप उसको ले रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए रिएक्शन देती है। मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो उस ऑर्गन को रिसीव नहीं कर पाता। तो उस केस में क्या किया जाए, उस केस में
ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्टडी की जाती है। पहले हम लोग माइसिस के अंदर क्या करेंगे, उनकी थाइमस निकाल के देख लेंगे, ऐसा करेंगे, थाइमस निकाल लेंगे, देखेंगे थाइमस निकाल ली तो उसकी बॉडी के ऊपर जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है या जो हमारी इम्यून सेल का प्रोडक्शन है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है। फिर उसकी स्प्लीन निकाल के देख ली कभी, फिर कभी उसका जो है बोन मैरो डैमेज करके देख दिया। फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आजकल वो स्टेम सेल वाला ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बैकबोन तोड़ दी है, बैकबोन तोड़ दी और स्टेम सेल्स वहां पे लगा दी कि अच्छा हील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब बेचारा वो तो रेंग रेंग के रगड़ रगड़ के, मतलब आप किसी को बैकबोन तोड़ दो, ह्यूमन की तोड़ दो, क्या वो बेड से उठ पाता है कभी? तो ऐसे ही माइसिस के साथ बड़े बड़े जो है ना नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मैं आपको बताऊं तो जैसे ये किए जाते हैं, एक हमारा दोस्त है वो वहां पे है जेएनयू में वो कर रहा पीएचडी चल रही है, वो मेरा रूम पार्टनर रहा था तैयारी के समय। तो उसकी स्टडी है ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। तो एक दिन हमें ले गया, तो वहां पे वो क्या करते हैं माइसिस के साथ में, आप विश्वास मानेंगे तो बड़ा आप हैप मान जाएंगे क्या क्या कर सकते हैं वो लोग। मैंने बोला यार तुम लोग माइसिस के साथ क्या क्या करते हो, तुम लोग मार देते हो उसको? तो उसने बताया कि नहीं हम लोग नॉन वायलेंट डेथ नहीं करते, हम लोग सॉरी हम लोग वायलेंट डेथ नहीं करते, हम लोग नॉन वायलेंट डेथ करते हैं। मैं बोला हाँ डेथ तो डेथ है, मैं बोला आप नॉन वायलेंट तरीके से करो चाहे वायलेंट तरीके से करो, मतलब वही वाली बात है, आप किसी को धीरे धीरे काट के मारो या एक साथ गोली मार दो, दोनों में अंतर तो एक ही है ना कि मर तो रहा है वो पर्सन या वो ऑर्गेनिज्म। तो वहां पे वो क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं उस माइस की ब्रेन की, और उसके अंदर क्या करते हैं कुछ जो 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 इलेक्ट्रोड टाइप की कुछ चीजें होती हैं वो उनके ब्रेन में प्लेस कर देते हैं। एग्जैक्टली मैं ज्यादा मैकेनिज्म जानता नहीं, एक ही दिन के लिए गया था और वो थोड़ा बहुत जब कभी रूम पे आया करता था तो बताया करता था। तो उसकी स्टडी करते, मतलब उसको सोने नहीं देते 3-3 4-4 दिन। अब उन्होंने ऐसा एक रैंप डिजाइन किया हुआ है, माइस उस पर जब तक जगा रहेगा तब तक ठीक है, और जैसे ही सोने लगेगा वो चारों तरफ पानी भर रखा उस टब में, वो पानी में गिरने के डर से फिर नहीं सोएगा। तो मतलब उसको 4-4 दिन तक जगा के रखते थे माइस को कि मतलब ये जगेगा तो उसकी ब्रेन में क्या फ्लक्चुएशन हो रही है, मतलब क्या पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन जा रही है न्यूरॉन्स की, फिर वो सो रहा है तो क्या फ्लक्चुएशन जा रही है। और जानते हो क्या करते हैं, ये जो साइनेप्स बनाना है उनको, साइनेप्स तैयार करना है, वो सुना है आपने, न्यूरल सिस्टम पढ़ा होगा। तो साइनेप्स में क्या किया जाता है कि वो दो न्यूरॉन्स एक साथ जुड़ती है ना, तो एक वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरीके से करने के लिए वो क्या करेंगे, जैसे एग होता है ना, एग्स होते हैं, अरे मुर्गी के अंडे, उन एग्स को वो क्या करते हैं उसमें रखते हैं इंक्यूबेटर में। तो इंक्यूबेटर में रखते हैं तो जो पूरा कंप्लीटली फॉर्म जो एम्ब्रियो होता है उसका, इनका हेंस का, उसको पहले अंडा फोड़ेंगे, निकालेंगे, उसके सर के ऊपर वाली मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे और उसके अंदर जो पूरा ब्रेन है उसको एक पेट्री प्लेट पे निकाल देते हैं, मतलब वो जो ब्रेन है उसका वो पेट्री प्लेट पे आता है, ठीक है, और उसको फैला देंगे। फिर देखेंगे उसको, हालांकि वो सेल्स हैं उनको फूड वूड मिलता रहेगा, ठीक है, वहां पे वो सारी सेल्स फैल के थोड़े टाइम में साइनेप्स बना लेती है। तो यहाँ तक किया जाता है उनके साथ, ठीक है, बड़े बड़े काम होते हैं। एक हमारा जोगिंदर नाम था दोस्त का, उसने क्या किया था वो बता रहा था, वो क्या करते थे वो ये क्या नाम है यहाँ डाबर में एक बात बता रहा था, उसे बताया उसने क्या कि वो माइसिस को क्या करते थे, बड़े बड़े माइस होते थे, वो माइस नहीं उन्हें रैट का हुआ, तो रेड को बोलता था कि हम लोग क्या करते थे उनको ना टॉक्सिक, मतलब थोड़ा बहुत नशा करवाने के लिए उनको थोड़ा सा अल्कोहल पिलाएंगे, ठीक है, फिर अल्कोहल देने के बाद वो थोड़ा सा मतलब हो जाएगा, तो फिर उसके मतलब, नहीं तो अगर आप उसको ऐसे पकड़ोगे तो काट लेगा उंगली में, तो जब वो थोड़ा सा हो जाएगा ना नशे टाइप का, तो फिर उसको बैठ के आराम से, इनकी ड्यूटी दी गई थी कि तुम बैठ के इनका शेव करो, तो उसकी स्किन पे से जितने हेयर्स थे उसको हटाओ, फिर उसके बाद क्या करते थे उनके ऊपर केमिकल लगा के देखते थे, ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड लगा के देखा जाएगा, फिर वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो लिवर में कैसे जाके मेटाबोलाइज हो रहा है, क्योंकि लिवर का काम होता है टॉक्सिसिटी को रिमूव करना, तो उसके डाइसेक्ट करेंगे, लिवर निकालेंगे, फिर लिवर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक इस एक्सट्रीम तक हो सकता है। और एक हमारे और जो है एक हमारे जानने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर राजीव देव, तो उनको अवार्ड मिला है इस बात का, बताओ क्या मतलब,
हालांकि उनका काम बायोटेक्नोलॉजी में, कोर बायोटेक्नोलॉजी में काम है उनका इस चीज के ऊपर। तुम्हारा मतलब वो वेटनरी, मतलब IVRI एक इंस्टीट्यूट है, वहां से उन्होंने अपना डॉक्टरेट किया है, उसके बाद अभी वो साइंटिस्ट, मतलब सीनियर साइंटिस्ट बन गए हैं। यहाँ पे मेरठ में एक इंस्टीट्यूट है, ये कैटल रिसर्च के ऊपर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैटल रिसर्च, मतलब काऊ के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर वो काम करते हैं वहाँ पे। तो उनको अवार्ड मिला किस चीज का, उन्होंने सबसे कम माइसिस को किल किया था अपने रिसर्च में, और तो उसके लिए स्पेशल अवार्ड मिला उनको कि मतलब कम एनिमल्स को किल किया है, इस चीज का अवार्ड है। आप समझ रहे हो? तो आप अपने रिसर्च में कितने एनिमल्स को मार रहे हो वो भी काउंट किया जाता है। तो एथिकली इट इज वेरी रॉन्ग बेटा, मतलब एक तरीके से गलती है। देखो हम अपने तो फीमेल ह्यूमंस किए हैं भाई, सुंदर तुम नहीं हो तो तुम क्रीम लगा के थोड़ी सुंदर बन जाओगी। मतलब आप किसी एनिमल को मार के आप उसको कमर्शलाइज कर रहे हो और रेसिज्म फैला रहे हो फालतू की। देखो हम आज तक, हम लोग के मन में क्राइटेरिया क्या आया बचपन से, हमें मतलब एजुकेशन में ही सिखाया गया, मतलब बचपन से आप देखिए ना, हमें एजुकेशन के अंदर ही सिखाया गया कि जब हम छोटे हुआ करते थे तब से और अब तक, आप सोचिएगा इस बात पे कि हम लोग जब किसी, मतलब किसी सुंदर ब्यूटीफुल कोई दिखाना है तो उन्होंने व्हाइट कलर दिखाया, और उन्होंने उनको भद्दा दिखाना है, मतलब अगली दिखाना है तो उन्होंने थोड़ा ब्लैक कलर दिखाया। तो रेसिज्म तो हमारी पढ़ाई से हमें मिला, मतलब हम लोग गोरे को कंसिडर करते हैं कि वो ब्यूटीफुल है, और काले को कंसिडर करते हैं कि वो अगली है। और ये सब चीजें हमें कहाँ से मिली? हमें एजुकेशन सिस्टम ने ही बताया। हमें तो उन डायग्राम्स को बचपन से हटाना है, क्योंकि जो बच्चा सीखता है बचपन से लेके अपनी ओल्ड एज, मतलब जब अपनी मेच्योरिटी तक पहुंचता है, तो जो उसको सिखाया जाएगा वैसा ही तो वो बनेगा। अब सपोज करो वही है, दो भाई हैं, एक को आप संतों के बीच में रखो, एक को आप क्रिमिनल के बीच में रखो, संतों के बीच वाला बच्चा जो है संत बन जाएगा, हालांकि जीन्स एक ही है। तो एनवायरमेंट मिला ना, तो एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और बच्चे को क्या हम बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। आजकल क्या होता है, जनरली बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम टीवी सोशल मीडिया के थ्रू, आजकल जो है गाली गलौज का प्रचलन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। क्यों? वेब सीरीज चल रही, वेब सीरीज में क्या है, फ्रिक्वेंटली गाली दी जा रही है, तो बच्चा क्या सोचता है कि ये जो फ्रिक्वेंटली दी जा रही है गाली, तो ये बहुत कॉमन टर्म है। तो इस वजह से उनके, मतलब उन वो बोलते हैं, उसको फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, मतलब टीवी में प्रोजेक्ट किया जा रहा है टीचर को गलत तरीके से कि भाई टीचर को मार रहे हैं, टीचर को गाली बक रहे हैं, टीचर के साथ उल्टा बोल रहे हैं, तो क्या कॉमन हो गया है। और टीचर को वो जो टीवी में सीख के आ रहा है वो ही वो ट्रीटमेंट बाहर देगा, भाई जो उसने सीखा वो ही तो वो करेगा। अब हम लोग हैं, हम लोग अपने टीचर को नहीं बोल सकते, इवन आज भी मिल जाए हम भी नहीं बोल सकते, हमारी हिम्मत ही नहीं है बोलने की। क्यों? हमने नहीं सीखा वो चीज। लेकिन आजकल के जो, और जो तुम लोग तो एक थोड़े ठीक हो, तुमसे जो नीचे और यंग वाले आएंगे वो तुमसे भी उपल्ले पाठ होंगे बदतमीजी के मामले में। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज मिल रही है। क्योंकि देखो माँ बाप तो सोच रहे हैं कि मोबाइल दिलाया हमने तो भाई वेब सीरीज चल रही है, मूवीज चल रही हैं, उसमें ये सब चल रहा है, वहीं से सीख रहा है। और अप्लाई कहाँ पे करेगा भाई? अप्लाई भी तो करेगा हमारी इन्हीं सब चीजों के ऊपर। तो थोड़ा सा ये तो दूसरे पार्ट के ऊपर बात में पहुंच गई, खैर छोड़िए, ये पार्ट यहां तक ही था और अभी मैं लिखा दूंगा इसको। अब दो चीजें बची हैं, एक एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज में क्या है, कोई भी आप रिसर्च करना चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? एक हमारी संस्था है, एक कमेटी है जिसका नाम है GEAC, इसके बारे में पूछा जाता है। GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये जो GEAC है ये डिसाइड करेगी कि आपको वो रिसर्च कंडक्ट करनी है या नहीं करनी। क्यों? वो उसके इम्पैक्ट देखेगी कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए है या नहीं, या इसके कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। मतलब ऐसा होता है,
अब सपोज करो जैसे चाइना ने किया ये काम, कोरोना वायरस के ऊपर चाइना ने काम किया। अब उसने एक सुपर इस तरीके का वायरस बताया जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक है। अब सपोज करो कोई कंट्री ही हिडन में काम कर रही हो कि भाई हम सुपर ह्यूमंस तैयार करेंगे। अब सुपर ह्यूमंस को तैयार करने के चक्कर में आपने बहुत सारी फिक्शनल मूवीज देखी होंगी, अजीब अजीब से एनिमल बन गए, बड़े बड़े से राक्षस जैसे, दैत्य जैसे नो, ये मॉन्स्टर टाइप, और वो फिर दुनिया को मार रहे हैं, काट रहे हैं, इस टाइप का। तो वो फिक्शनल है, तो वो इसी चीज से रिलेटेड है। तो जो हमारी GEAC है वो अप्रूव करेगी कि तुम्हें ये रिसर्च कंडक्ट करनी है या नहीं करनी। अगर आपको अपना पहले प्रपोजल बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस एम को लेके काम करना चाहता हूं या चाहती हूं, और उस काम को करके ये मैं जो है ह्यूमंस के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। तो इस चीज को अब तुम तो चाह रहे हो कंट्रीब्यूशन देना, अब वो नहीं चाह रहे कि तुम कंट्रीब्यूशन दो। क्यों? वो वहां पे एक बहुत बड़ा पैनल होगा जो हर चीज को पहले अपने नजरिए से देखेगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो सकती, और जब उसको लगेगा कि हाँ आप कर सकते हो तो आपको वो अलाउ करेंगे, अप्रूवल लेटर देंगे। इवन आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, अगर जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और कॉलेज में पढ़ के आप किसी कार्सिनोजन कंपाउंड के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, आपको एथिकल कमेटी से पूछना पड़ेगा। आपको छुप के नहीं कर सकते। आप सपोज करो आप किसी कैंसर के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको पहले एथिकल कमेटी से क्लियरेंस लेना पड़ता है कि भाई मैं कॉलेज के लैब में ये काम कर रहा हूँ, कैंसर पेशेंट का ब्लड ले रहा हूँ और इसके ऊपर ये स्टडी कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होंगी, इस चीज की मैं श्योरिटी। और अगर आप नहीं लेते और आप छुप के किसी काम को कर रहे हो और उनको पता चलता है तो आपकी डिग्री को रद्द कर दिया जाएगा और आपको एक सर्टेन पीरियड के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ये भी होता है, ठीक है जी। क्योंकि देखो आप जानते हो बहुत सारे शैतान माइंडेड लोग भी हैं जो इस दुनिया में घूम रहे हैं, और अभी तक तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जो इस चीज को नेगेटिव वे में भी यूज करेंगे और यूज करके वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज के लिए ये लॉज होनी चाहिए, ठीक है। और वो सारी चीजें परमिशन देना, ये सब कुछ करना, ये GEAC करेगी, ठीक है। अब ये एक छोटा सा पार्ट था। अब आता है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसे कहा जाता है पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या है? देखिए सपोज करो मैंने एक नई नोवल सी इन्वेंशन करी। मैंने क्या किया? एक नोवल इन्वेंशन करी। नोवल मतलब होता है बिल्कुल नया, जो पहले वर्ल्ड में कभी ना आया हो। तो मैंने नोवेलिटी के हिसाब से मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने कोई इन्वेंशन करी, और उस इन्वेंशन को करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि मेरी इन्वेंशन मुझ तक सीमित रहे और कोई इस चीज का मिसयूज ना कर पाए, और अगर वो यूज करना चाहता है तो वो मेरी परमिशन ले, वो मुझे पे करे और उसके बाद वो मेरी इस चीज को यूज करे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक पेटेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा, और पेटेंट ऑफिस में जाके आपको वहां पे पेटेंट लेना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, आपको वहां पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बहुत सारी जो है एक तरीके से कहूँ नॉर्म्स हैं उनके, और बहुत लंबा एक प्रोसीजर है जिसे फुलफिल करके आपको उस चीज के ऊपर पेटेंट मिलेगा। और अब एक बार आपको उस चीज का पेटेंट मिल जाए तो उसके बाद आपकी कोई भी उस एंटिटी को अगर मिसयूज करता है तो आप उसके ऊपर पर्सनली केस कर सकते हैं, और अगर वो गिल्टी प्रूफ होता है तो उसको हर्जाना आपको देना पड़ेगा। हाँ जी, तो पेटेंट की बात चल रही थी, तो मैंने क्या बताया आपको
कि पेटेंट एक तरीके का राइट है जो किसी इन्वेंटर को दिया जाता है, और वो इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी बनाई हुई चीज को कोई मिसयूज ना कर पाए। तो जैसे पेटेंट होते हैं ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप जानते हो मोबाइल के जो मॉडल आप यूज करते हो, मोबाइल्स के जो मॉडल्स यूज करते हो, कार आपके घर में सबके होगी, तो जो कार है उन सब के भी पेटेंट होते हैं, उसे यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं। मतलब जैसा मॉडल सपोज करो वर्ना ने निकाला, ठीक है, अब वो MG हेक्टर चाहता है कि भाई मैं भी MG वाले जो कंपनी है और वो भी ऐसी गाड़ी निकाल दें, तो फिर उसमें क्या होगा कि जो वर्ना वाले हैं वो उसके ऊपर बोल देंगे कि नहीं तुमने हमारी यूटिलिटी पेटेंट को चुराया है, मतलब तुमने हमारे मॉडल को यूज किया है, तुमने बिल्कुल एग्जैक्टली हम जैसा कैसे बना दिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर MG वालों को, वर्ना वालों को कंपनसेशन देना पड़ेगा। सिमिलरली तो अब आप देखते हो ना हर गाड़ी का मॉडल अलग होता है, मतलब कंपनी जो बनाती है एक कंपनी जैसा मॉडल दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। कारण जानते हो क्यों? क्योंकि वो यूटिलिटी पेटेंट लेते हैं। ऐसी मोबाइल के मॉडल्स पे भी यूटिलिटी पेटेंट होता है, ठीक है। मोबाइल का भी मॉडल सब एक जैसा नहीं हो सकता, उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, आपको हर मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्लाइट चेंज मिलेगा, तो इसे यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं। ऐसे ही गानों पे, पिक्चरों पे, और आपने कोई फिक्शन लिखी या फिर आपने कोई नोवेल लिखी, आप उसके ऊपर भी पेटेंट ले सकते हो, लेकिन उसे कॉपीराइट कह देते हैं। उसी चीज को हम लोग कॉपीराइट कह देते हैं। ये है एक ही फॉर्म, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। जैसे आपने कोई रेसिपी बनाई, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कोको कोला है, ये जो पेप्सी वाले हैं कोको कोला, ये इनका एक ट्रेड सीक्रेट, मतलब इसमें कंपनी में क्या हो जाता है, एक ट्रेड सीक्रेट आ जाता है। मतलब इनके पास वो केमिकल है जिसको वहां के बड़े एम्प्लॉयज तक नहीं जानते कि वो क्या डाला जाता है, जिसकी वजह से इस पेप्सी में ये टेस्ट मिलता है। आ रही है बात समझ में? अगर ये फॉर्मूला सबको पता चलता तो हर कोई आदमी पेप्सी बनाने लग जाएगा ना, तो उसे ट्रेड सीक्रेट बना दिया जाता है। आगे बात समझ में? सिमिलरली जैसे KFC वाले हैं या मैकडोनल्ड वाले हैं, ये जो बर्गर आपके बेच रहे हैं, सबवे वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका एक मसाले का कंपोजिशन होता है। आप जिन आउटलेट्स में खाने के लिए जाते हो वहां पे वो उनकी जो टिक्की होती है, जो बर्गर वाली टिक्की, वो सब पहले से ही तैयार होके आती है, और वहां के एम्प्लॉयज को भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या मिलाया गया है, जिसकी वजह से उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट है और आप उसे पसंद कर रहे हो, ठीक है। तो ये ट्रेड सीक्रेट बन जाता है, तो इन सब के ऊपर पेटेंट लिया जाता है। जैसे आपने कोई नया कलर बना दिया, मतलब आपने 4-5 कलर मिलाए और एक नया कलर इन्वेंट कर दिया। कलर मतलब जो रंग होते हैं आपके, जो रेड, ब्लू, ग्रीन, तो इस टाइप के कलर्स भी इन्वेंट किए जाते हैं। तो इसके ऊपर भी आप ना अपना पेटेंट या कॉपीराइट ले सकते हो। तो हर चीज के ऊपर कॉपीराइट, पेटेंट। अब किसी बायोलॉजिकल एंटिटी को आपने बना दिया, बायोलॉजिकल एंटिटी मतलब कैसे, आपने कोई नई चीज डिस्कवर की, डिस्कवर क्या कर लिया आपने, कोई नया बैक्टीरिया डिस्कवर कर लिया। जैसे एक मैं आपको बता रहा था ना सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी तो बेवरेजेस में मतलब अल्कोहल बनाने के लिए, तो ऐसी ही कार्लसबर्ग कंपनी है, कार्लसबर्ग ने क्या करा, सैक्रोमाइसिस कार्लसबर्ग जिनेसिस नाम से बैक्टीरिया बना लिया, उसको अपने नाम से पेटेंट कर लिया। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग चीजों को भी पेटेंट कर सकते हैं। हम बायोलॉजिकल एंटिटीज को भी पेटेंट कर सकते हैं, और बायोलॉजिकल एंटिटी के ऊपर पेटेंट अगर लिया जाए तो उसे बायो पेटेंट कहा जाता है, उसे बायो पेटेंट कहा जाता है। सपोज आपने क्या किया, आपने कोई प्लांट किया, किसी फ्रूट की ऐसी वैरायटी ढूंढ ली जो बिल्कुल यूनिक थी, और अब आप चाहते हो कि नहीं भाई ये वैरायटी अब मैंने ढूंढी है, ऐसा ना हो कि मेरा नाम ही ना हो गई, मैंने तो इतनी मेहनत करी। अब तो आप क्या करोगे, उसके लिए बायो पेटेंट ले लोगे। अब कोई कंपनी चाहती है आपसे वो जो चीज है जो आपने ढूंढी है, आप उसे राइट दो कि वो उसको मतलब बड़े लेवल पे ग्रो करे और लोगों को खिलाए। तो आप क्या कहोगे कंपनी से कि भाई मुझे पहले पैसे दे, और रही बात मैं पूरे राइट नहीं दूंगा या दूंगी, इतने % राइट है तेरे,
इतना कर सकता है और इतने साल तक कर सकता है, बाकी तेरा अधिकार नहीं है। तो उसके लिए आपको पेटेंट लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अब एक चीज आती है, आप हंसोगे सुन के, बहुत मतलब तगड़ा केस है ये। कभी कभी क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, वो किसी भी जो गरीब कंट्री है उसकी चीजों को उठाती और उनको अपने देश में ले जाके पेटेंट कर देंगी। उस चीज को उठाया और अपने देश में ले गए और वहां पे ले जाके पेटेंट कर दिया। अब वो जो गरीब कंट्री है वहां के लोग अब उस चीज को अगर यूज करेंगे तो उससे पहले उनको परमिशन मांगनी पड़ेगी उस डेवलप्ड कंट्री से या उस मल्टीनेशनल कंपनी से। और इसी चीज को कहा जाता है एक्सप्लॉयटेशन को। ये जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ इसी चीज को कहा जाता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी इंडिया के साथ भी हुई है और अमेरिका ने की है। अमेरिका ने क्या किया कि बासमती चावल खाते हो आप लोग, सब खाते हो। हमारे इंडिया के रीजन में और पाकिस्तान के रीजन में ही होता है बासमती राइस। इसकी 27 वैरायटी है, 27। अब इन्होंने क्या किया, यहां से बासमती राइस को ले गए। और बासमती राइस खास क्यों है भाई, एक तो उसका ग्रेन साइज सबसे बड़ा है। आपने देखा होगा, आप घर पे लाते होगे तो बड़ा महंगा सा खरीदने में मिलता है बासमती राइस। और चावलों के मुकाबले बासमती राइस महंगा है क्योंकि एक उसका यूनिक अरोमा है, उसका फ्लेवर है, उसकी ग्रेन साइज है, देखने में अच्छा लगता है। तो यहां से वो बासमती को ले गए और वहां की एक सेमी ड्वार्फ वेराइटी थी अमेरिका की, उसके साथ उसको हाइब्रिड कर दिया और हाइब्रिड करके एक चावल बनाया जिसका नाम रखा टेक्समती। और उस चावल को पेटेंट कर लिया, बोला हमारी नोवेलिटी है जी, ये चावल हमने इन्वेंट किया। अब देखो इंडिया वाले नादान, हमें क्या पता, देखो हमारे तो ये सदियों से होता रहा है, हमारे पूर्वज, हमारे जो लोग थे जो हमारी कंट्री के हैं वो इसे उगाते आ रहे हैं, हमारे किसान फार्मर्स आज भी उगा रहे हैं। तो लेकिन अब हमारे फार्मर्स बासमती उगाने के लिए पहले अमेरिका से पूछेंगे कि भाई हम इस चावल को उगा लें या नहीं। तो ऐसा किया। टर्मरिक, मैं बोल रहा हूं एक अनएडुकेटेड गरीब जिसको कुछ भी ना पता हो उससे भी पूछोगे ना कि टर्मरिक का क्या यूज है, तो वो आपको बता देगा कि हाँ अगर पिट के आए हो या चोट लगी है तो हल्दी के अंदर दूध मिला के जो है पिला दो तो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। स्किन के ऊपर लगा लो तो एंटीसेप्टिक होता है वो। और उसके अलावा टन्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है हमारे टर्मरिक की। अब टर्मरिक अभी इन्वेंट हुआ है, हमारे तो ये कुछ चीजें होती हैं बेटा जो ना जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन के थ्रू चलती है। जैसे आपके मम्मी पापा को आपके मम्मी पापा ने बताया था, आपके उनको दादा दादी को आपके उनके मम्मी पापा ने बताया होगा। ऐसी जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारी चीजें हैं जो सिखाई जाती हैं और फिर आप अपनी जनरेशन को सिखा के चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें तो ऐसी हैं। हल्दी हो गई कि सबको पता है, मतलब सबको, हमारे विलेजर्स से लेके एक एजुकेटेड पर्सन तक सब जानते हैं कि हल्दी का क्या यूज है। उसके बावजूद टर्मरिक को अमेरिका ने पेटेंट कर लिया। ठीक है, कि वुंड हीलिंग कैपेसिटी है जी इसके पास, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, एंटी फंगल, पता नहीं क्या क्या नाम से, अपने नाम से वो थोड़े टर्मिनोलॉजीज अच्छे लगा के उसको पेटेंट कर लिया। मतलब कि हम इंडिया वाले या वर्ल्ड वाइड अब टर्मरिक को यूज करने से पहले अमेरिका से पूछें या उन लोगों से पूछें जिन्होंने पेटेंट करवाया कि भाई हम टर्मरिक खाएं या नहीं। तो ये होती है बायोपायरेसी। ऐसे नीम के साथ किया इन्होंने। यार नीम, आप लोग जानते हो नीम का ऑयल किस काम आता है। नीम की पत्तियां जला दो, धुएं से मच्छर मर जाते हैं। नीम की छाल को अगर रगड़ के चोट पे लगा लो तो चोट सही हो जाती है? कितनी सारी चीजें हम लोग सब जानते हैं कि नीम की है। नीम को पेटेंट करा लिया। तो ये सब चीजें कहलाती हैं क्या, बायोपायरेसी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इस पार्ट तक खत्म हो गया। ये जो मैंने बताया पहले
एथिकल इश्यूज बताया GEAC के बारे में। दूसरी चीज बताई मैंने आपको क्या, पेटेंट, बायो पेटेंट और बायोपायरेसी, ये चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आपको इन्हें सीरियल वाइज, इनमें ज्यादा नहीं, 2-2 लाइन के पॉइंट हैं, इन सबको, इनकी डेफिनेशंस को तरीके से आप लिख लीजिए। पता तो आपको चल गया होगा, लेकिन फिर भी हमें एक नोट्स के तौर पे एग्जाम में लिखने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, तो आप लिखिए। सबसे पहला बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल में लिखेंगे ये पॉइंट, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसमें लिखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड, transgenic animals are used to study how genes are regulated, and how they affect the normal body functions, and its development. Next point लिखेंगे, to study the contribution of genes in development of disease. Second point, इसके बारे में लिख लीजिए। लिखिए transgenic animals are used as models that help in investigation of new treatment for human disease, मतलब क्या किया, पहले बीमारी भी खुद दी उसको, फिर उसके बाद ड्रग जो तैयार किया उससे सही भी करके देखने, मतलब कैंसर पहले खुद कर दिया, पहले खुद कैंसर करवाओ, फिर उसको सही करके देखो कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो इसे सही कर रहा है। तो क्या है, मॉडल के तौर पे यूज कर लिया किसी डिजीज के सही करने के लिए। मैंने बोला तो स्पाइनल इंजरी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दो बेचारे की, फिर वो इंजरी रिपेयर करवा रहे हो स्टेम सेल लगा के कि वो हील हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरीके के मॉडल्स के तौर पे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। नहीं तो आप एक काम करिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से पहले इसका एग्जांपल लिख लीजिए, जो सेकंड पॉइंट है इसका एग्जांपल लिख लीजिए। ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर many human disease such as cancer, cystic fibrosis, arthritis and अल्जाइमर क्या है, ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है बेटा, ये बूढ़े लोगों को हो जाता है। ये क्या होता है, ये ओल्ड एज पर्सन को होता है अल्जाइमर्स, और उनके दिमाग में बीटा एमिलॉइड प्रोटीन होती है, उसके टेंगल्स बन जाते हैं और उसकी वजह से मेमोरी लॉस होने लग जाता है। इसकी भी 3-4 स्टेज होती है। चौथी स्टेज में मतलब पर्सन, मतलब आप देखा होगा ना, जनरली आपने देखा होगा बूढ़े लोग अजीब सा बिहेवियर करने लग जाते हैं। मतलब हमारी कंट्री बेवकूफ है, उन्हें नहीं पता, लेकिन उनके साथ 2 कंडीशन मिलती है। एक तो अल्जाइमर का ऑनसेट हो जाता है 60s के बाद, 65 के बाद अल्जाइमर्स की कंडीशन आ जाती है, ऑनसेट हो जाता है उस डिजीज का। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली बदल जाता है बूढ़े लोगों का। मींस दे नीड इंटेंस केयर। ठीक है, उन्हें उस टाइम पे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। मतलब वो खाना बेसिक जो चीजें हैं वो सब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता उनको, कुछ भी याद नहीं रहता। मतलब कि आप उन्हें ना दिखाई, मतलब दिखाई तो सब कुछ देगा, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे किसी पर्सन को, किसी को नहीं पहचानेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। अगर वो पढ़े तो पढ़े ही हैं, वैसी वाली हालत हो जाती है। तो इसका ऑनसेट हो जाता है।
तो ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जो ओल्ड एज के साथ सब में होता ही होता है। एक और होता है इसके जैसा पार्किंसन डिजीज जो होता है उसका ऑनसेट थोड़ा पहले हो जाता है, मतलब वो अर्ली 60s में हो जाता है। जैसे अल्जाइमर जो है लेटर थोड़ी एज हो जाने के बाद अल्जाइमर्स होता है। इनिशियल स्टेज में पार्किंसन हो जाता है, वहां पे भी ऐसी कंडीशन होती है, मेमोरी लॉस होना, स्पीच जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, इर्रेगुलर पैटर्न में कुछ भी बात करने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, हम लोग कह देते हैं अरे तो सनक गया, वो सनका नहीं है बेटा, उसके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे उस चीज को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, तो कहते हैं कि भाई बुढ़ापे में होता ही होता है, तो ट्रीटमेंट ही नहीं, मतलब लोग ये कहते हैं ट्रीटमेंट नहीं है। अमेरिका के अंदर तो बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च होती है, 300 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है ना उसके ऊपर एक डिजीज के ऊपर खर्च करे जाते हैं। इंडिया भिखारी कंट्री, क्या मतलब वो पूरे टोटल बजट का 1% लगाते हैं। टोटल जो आपका बजट है ना उसका 1% इसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट और स्टडीज MHRD को दिया जाता है, और उसमें भी नेता नीचे अधिकारी सारे बैठे हैं, सब चाट जाते हैं। नीचे पहुंचता है ना तो जो लैब में लगने के लिए वो आया था ना लेमिनार फ्लो, तो उसकी जगह ना एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर अधिकारी के उसमें रहता है। उसके जो पैसे होते हैं वो जो आपके लैब में इक्विपमेंट्स लगने थे वो इक्विपमेंट्स लैब में लग के दूसरे टाइप के इक्विपमेंट्स जो नेता हैं और अधिकारी हैं छोटे लेवल तक बढ़ता है, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ता, सब लैब टेक्नीशियन तक खाते हैं, सबके लेवल पे होता है। हाँ कोई बड़े लेवल पे चीजें कर रहा है, कोई छोटे लेवल पे कर रहा है, तो फिर स्टूडेंट के लिए कुछ बचता नहीं है रिसर्च करने के लिए। फिर क्या होता है कि जिस देश प्रगति नहीं कर रहा, प्रगति कहाँ से कर ले, बस सब तो तुम चाट गए हैं, स्टूडेंट को तुम पैसा नहीं दे रहे हो, उसके ऊपर रिसर्च नहीं, स्कॉलरशिप नहीं है, तुम्हारे पास कौन से पेटेंट ऑफिस है। मैं कह रहा हूँ बाहर आप चले जाना, हर कॉलेज में तो बताइए जर्मनी अमेरिका इतने यूटिलिटी पेटेंट स्टूडेंट करवाते हैं हर साल, इंडिया उसका 0.1% भी नहीं है जितना वो यूटिलिटी पेटेंट। क्यों? हमारे स्टूडेंट्स को बताया ही नहीं गया। अरे हम इन्वेंशन कहाँ से करें, बच्चों को तो रटाने में लगा रखा है कि रटो नंबर लाओगे नंबर तो तुम्हारा जो है ये हो जाएगा, कट ऑफ चला जाएगा और तुम्हें ये ले जाएगा। अरे हमने तो बच्चे को पर ध्यान ही नहीं दिया। स्टडी का जो पैटर्न है हमने इस तरीके का रखा हुआ है कि बच्चा क्राइटेरिया बना दिया है कि हाँ अगर 90% लाना है तो खैर देखो अब हम टीचर है, हमारा काम भी है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें भी कैसे मेजर किया जाएगा, जो टीचर अच्छा रिजल्ट देगा उसको मेजर किया जाएगा एज अच्छा टीचर। ठीक है, जिसके बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला रहे भाई उसको कंसिडर करा जाएगा बुरा टीचर। तो हमें भी हमारी मजबूरी है, फिर हम भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने में जुगत में लग जाते हैं कि हाँ भाई नंबर आने बच्चों के, तो उसमें कहीं भी ना एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का नहीं रह पाता। तो ये हमारे देश के साथ प्रॉब्लम है। तो ये हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, लिखिए some medicine contain biological product but they are often expensive. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा transgenic animals are used to produce useful biological product by introducing genes which codes for a particular product. एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन is used to treat emphysema एक डिसऑर्डर है
डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को यूज किया जाता है। उसके अलावा सेवरल अदर प्रोटीन्स हैं जिन्हें बनाया गया है, लिख लीजिए। प्रोटीन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया, प्रोटीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो हमने जैसे फिनाइलकीटोनुरिया को ट्रीट करना है तो क्या करेंगे, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसे बना देंगे। अब एक केस लिखिए और रोजी काओ वाला जो बताया था, लिखिए इन 1997 रोजी, स्पेलिंग ROSY नहीं लिखना है, रोजी ब्रैकेट में लिख देना, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ produced human protein enriched milk ब्रैकेट में लिख देना 2.4 ग्राम पर लीटर, ह्यूमन प्रोटीन enriched milk ब्रैकेट में लिखना 2.4 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it contain the human alpha, प्रोटीन का नाम है ह्यूमन अल्फा lect albumin, human alpha lect albumin, and it is nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk. नेक्स्ट लिखिए वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। इसमें लिखिए ट्रांसजेनिक mice are being developed and used in testing the safety of vaccines before they are used for humans. नेक्स्ट केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इसमें लिखिए transgenic animals are made to know the effect of toxic chemical। ये ट्रांसप्लांटेशन स्टडीज आपके में नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा इसको भी कि ट्रांसजेनिक माइस मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडीइंग ट्रांसप्लांटेशन। अब हेडिंग डालेंगे आप एथिकल इशू, आप हेडिंग डालेंगे एथिकल इशू। स्पेलिंग देखिए जी, एथिकल इश्यूज के बारे में आपको लिखना है। लिखिए, हेडिंग डालिए GEAC के बारे में लिखना है। सबसे पहले लिखिए इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन like
GEAC फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अप्रूवल कमेटी डबल एम होगा यहाँ पे, अंग्रेजी के लेक्चर कम लिए हमने। लिखिए which make decision about the validity of GM, genetically modified research and safety of GM organism, genetically modified organism for public services। तो क्या करेगी, यही डिसाइड करेगी कि ये रिसर्च करी जानी है या नहीं, और जो इससे बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म है क्या वो सेफ है पब्लिक सर्विसेज के लिए या नहीं। अब हेडिंग डालेंगे आप पेटेंट, पेटेंट, पेटेंट के बारे में लिखिए। देखिए पेटेंट इज अ राइट granted by government, patent is a right granted by government to an inventor, to prevent others from commercial use of his inventions, his और हर इन्वेंशन कर लीजिएगा। आप साइड में डालेंगे हेडिंग एक और, बायो पेटेंट, बायो पेटेंट लिखिए। बायो पेटेंट के बारे में, पेटेंट ग्रांटेड फॉर biological entity and for product derived from them is called biopatent। अब हेडिंग डालेंगे आप बायोपायरेसी, बायोपायरेसी। इसमें लिखिए इट इज यूज ऑफ बायोरिसोर्सेस, by multinational companies and other organizations without proper authorization, लिख लिया, from the country and people concerned, एक केस स्टडी लिखिए, बासमती वाली लिखवा दे रहा हूं। इसमें लिखिए इंडिया हैज 27 varieties of basmati rice। India has 27 varieties of basmati rice। Basmati rice is known for its unique aroma and flavor। Basmati rice is known for its unique aroma and flavor। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in 1997
An American company got patent right on basmati rice through the US patent and trademark office. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, this allowed the company to sell a new variety of basmati which is actually derived from Indian farmers variety, Next point, Indian basmati was crossed with semi-dwarf variety and claimed as a novelty. Last point, Indian farmers and other people selling basmati rice could be restricted by this patent. तो अगर पेटेंट ले लिया जाएगा तो जो अदर लोग हैं जो उसे उगा रहे हैं उनको रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है और इसके ऊपर इंडिया का और यूएस का बहुत टाइम से केस भी चला आ रहा है। ठीक है, टर्मरिक के ऊपर, नीम के ऊपर, बासमती के ऊपर इन्होंने ये काम किया और इसी चीज को बायोपायरेसी कहा जाएगा। तो दिस इज कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर नाउ। बाकी अब क्वेश्चंस की बात है। क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने हिसाब से तैयार करके आइएगा और कोई डाउट हो तो डाउट बता दीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।